between linear velocity and angular velocity. आप लोग बोलेंगे कि मैम ये रिलेशन तो हमने पहले भी डिराइव कर दिया था। ये रिलेशन को इस बार जब हमें डिराइव करना है तो हमें वेक्टोरियली इसके डायरेक्शंस को भी रिलेट करके डिराइव करवाना है, तो इसीलिए ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं कि हम इसको वेक्टोरियली भी रिलेट कर सकें। वंश पटेल, आर यू देयर इन द क्लास? यस मैम, मैं ये दूसरे डिवाइस से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर हमें वेक्टोरियली बताना है तो वेक्टोरियली बता सकने के लिए दो प्री रिक्वेस्टिव, दो नहीं एक्चुअली बहुत सारे प्री रिक्वेस्टिव्स होने चाहिए जो आपको मालूम होने चाहिए पहले से डेरिवेशन में, फिर ही मैं डेरिवेशन करवाऊंगी। फर्स्ट इज कि फर्स्ट तो ऐसा है कि आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को लो, कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इस केस में जब एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी वुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और कोई चीज जब बाहर की तरफ निकल के आती है वेक्टोरियली, तो उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, उस डायरेक्शन को हम डॉट से डिनोट करते हैं। आपको चैप्टर 4 में वैसे ही सिखाया गया था, बट अगर आपको याद नहीं है तो अभी मैंने आपको फिर से बता दिया। इफ अ वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। अच्छा, इनटू द प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं हम? अगर कोई वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा हो तो क्रॉस, वेरी गुड निष्ठा, क्रॉस से डिनोट करते हैं हम। तो अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो अपनी फिर से राइट हैंड की फिंगर्स लो, क्लॉकवाइज टर्न करो, क्लॉकवाइज जब थंब इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जब थंब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट कर रहा होगा तो ओमेगा इज एक्टिंग इनवर्ड्स। इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये वाला पार्ट? गुड। सेकंड, ये आना चाहिए पहले, जब ये रिलेशनशिप में डिराइव करूंगी उससे पहले आपको ये आना चाहिए। सेकंड, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, सारे पार्टिकल्स किस टाइप का मोशन कर रहे होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ मोशन आर दे अंडरगोइंग? मैम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वेरी गुड। और इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है हर पॉइंट पे? मैम टेंजेंशियल। वेरी गुड। Velocity acts tangential to every single point. So velocity acts tangential to every single point in the case of circular motion. तो अगर मान लो मेरा फिक्स्ड एक्सिस ये है और मेरा सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रही हूँ कि बॉडी ऐसे घूम रही है, पॉइंट ऐसे घूम रहा है, तो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा इनवर्ड्स, इट वुड बी एक्टिंग टेंजेंशियली इनवर्ड्स। लेकिन अगर मैं राइट साइड के पॉइंट की बात करूं तो इट वुड बी एक्टिंग टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। ठीक है, लेकिन याद रखना होगा क्या? टेंजेंशियल, डायरेक्शन वुड बी टेंजेंशियल, वो फिक्स्ड है हमारा।
थर्ड जो प्री रिक्वेस्टिव है वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ में क्या बोलते थे कि अगर दो वेक्टर्स हेड टू टेल कनेक्टेड है, दो वेक्टर्स हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल would represent the Resultant vector. of the two vectors. रिजल्टेंट। या इसको बोलते क्या है हम? ट्राइंगल लॉ। Triangle law. फोर्थ, यहां तक हुआ। फोर्थ, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, इफ A and B are parallel to each other, क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? मैम 1. 1। हरिप्री क्या बोल रहे थे? तो अगर IJ होगा तो वो K होगा. जीरो होगा। आदित्य सही बोल रहा है, जीरो होगा। इट वुड बी जीरो। याद करो, A क्रॉस B वाज AB sin थीटा, और AB sin थीटा का मतलब होता है थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। पैरेलल है तो मतलब A और B के बीच का एंगल है 0 डिग्री, थीटा वुड बी 0 डिग्री। फिफ्थ, V और ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन है ओमेगा आर। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं है ये, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज ओमेगा आर। ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, पहला टॉपिक ही हमारा सेशन का ये था लास्ट क्लास में। V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। कोई डाउट इसमें किसी को? ये हमारे सारे पहले से हमें मालूम होने चाहिए कि ये सब होने वाला है आगे, ठीक है? अगर ये आपको मालूम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन रिएक्ट विद अ थम्स अप अगर सबको ये क्लियर है तो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चलूं तो हमारा कंसिडरेशंस, कोई भी हम जब डेरिवेशन करते हैं वी नीड टू राइट द कंसिडरेशन। तो इसके कंसिडरेशंस क्या बनेंगे कि वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस, बॉडी इसके अराउंड ऐसे घूम रही है। ऐसे घूमने का मतलब पता है क्या होता है कि ये बॉडी है और इसके अराउंड, सॉरी ये फिक्स्ड एक्सिस है और इसके अराउंड बॉडी ऐसे घूम रहा है। तो मेरा जो सर्कुलर मोशन हो रहेगा ना वो आधा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और आधा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हो रहेगा। जैसे मैंने आपको ये कड़ा अपना दिखाया था ना कि ये अंदर जा रहा है थोड़ा और थोड़ा बाहर जा रहा है, इस तरीके से आधा सर्कुलर मोशन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और आधा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, कैन एनीवन टेल मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? रेज हैंड करके बोलना, ऐसे नहीं बोलना। इफ इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? यस प्रथम पटेल। अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, वेरी गुड। इट वुड बी एक्टिंग अपवर्ड्स, ऐसा जा रहा होगा ऊपर की तरफ। तो मैं उसको ऐसा भी बोल सकती हूँ, इट इज एक्टिंग अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज एक्टिंग अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, इस पूरे चैप्टर की खास बात ये है, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम शुरू में बोलेंगे रिजिड बॉडी, पर कितने पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे डिराइव करने के लिए रिलेशनशिप? एक। Always it would be one, right? तो एक पार्टिकल का मोशन मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा हो रहा है, ये मेरा p पार्टिकल है, मैं इस पॉइंट पे कंसीडर कर रही हूँ, इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से चल रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, उसके अराउंड ये घूमे जा रहा है।
अब इस पूरे एक्सिस पे मेरे को किसी एक पॉइंट पे ओरिजिन कंसीडर करना है, और ओरिजिन से अगर मैं पॉइंट P तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। निश्चित अपना रूल क्लियर है, रेज हैंड एंड टॉक, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। तो वी कॉल दैट वेक्टर एज पोजीशन वेक्टर। तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया R वेक्टर। अच्छा, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस तो उसके सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है? वो जिस सर्कुलर मोशन घूम रहा है, सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है? यस धनवी? On the axis. On the fixed axis of rotation. Very good. On the fixed axis of rotation. ये मेरा हो गया सेंटर। अब सेंटर से सर्कल की कोई एज तक मैं अगर वेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो वो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स रेडियस वेक्टर। रेडियस ऑफ द सर्कल होता है और रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, बट मैंने r तो ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया, तो मैं यहाँ पे r टर्म यूज नहीं करूंगी, मैं कुछ और टर्म ले सकती हूँ और मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए इसको नाम दे देती हूँ r परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए इसको नाम दे दिया r परपेंडिकुलर। सिर्फ ये डिनोशन है अपना, जैसे हम लिखते हैं ना r1 r2 r3 r4, वैसे ही r परपेंडिकुलर, ठीक है, इट इज जस्ट अ डिनोशन। देवली ना, कोई डाउट है आपको? ओके, ऑलराइट। सो अब मैं आपको तीन वेक्टर्स दिखाती हूँ लाइन पे। एक ओसी वेक्टर, ये मेरा ओसी, फिर ये सीपी वेक्टर, ओसी सीपी, और ये ओपी वेक्टर। क्या आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल लॉ बनता हुआ यहाँ पे? हेड टू टेल कनेक्शन, फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक मैंने वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। तो बेसिकली आई कैन से दैट बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, by triangle law of vector addition, OC plus CP is equal to OP vector. OC plus CP is equal to OP vector. अच्छा, इनमें से आधों के नाम तो मुझे पता है, OP मुझे पता है, इट इज R वेक्टर। OC मुझे नहीं मालूम है, उसी को OC रखना पड़ेगा। CP भी मुझे मालूम है, इट इज R परपेंडिकुलर वेक्टर। CP is R perpendicular vector। तो ये हो गया R वेक्टर इज इक्वल टू OC प्लस R परपेंडिकुलर। कोई डाउट है इसमें किसी को? ऑलराइट, पॉइंट P पे, एट पॉइंट P व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? भव्यदीप, आप मुझे बताइए पॉइंट P पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? हेलो, यस भव्यदीप। अपोजिट होगा उससे, किससे? ओ से। O का तो कोई डायरेक्शन नहीं भाई, O इज अ पॉइंट, पॉइंट का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता है। ओ सी से। OC से ऑपोजिट मतलब नीचे की तरफ एक्ट करता हुआ? यस मैम। दैट्स रॉन्ग। ऊपर की तरफ कैसे होगा? नहीं, ऊपर भी नहीं होगा, मैंने कहाँ बोला ऊपर की तरफ होगा, नहीं बोला मैंने। हाँ हाँ। ऑलराइट, किससे पूछे? और अक्षत पटेल, अक्षत पटेल क्या होएगा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन? अक्षत, केशनी, योर आंसर इज राइट। वरुण कछवाहा, क्या होएगा? इनवर्स। into the plane of the paper। very good Varun, it is into the, ये मैंने पहले प्री रिक्वेस्ट वाले टाइम पे बताया था, it would be into the plane of the paper at point P, at P V acts tangentially inwards। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है V वेक्टर, ध्यान रखना।
अब मैं फिर से इस पे आ जाती हूँ, ये मैंने बीच में पहले इसलिए दिखा दिया ताकि जब मैं आपको बाद में इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलूं आप एक्सेप्ट कर दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड ओमेगा क्रॉस कर देती हूँ। ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओसी वेक्टर प्लस आर परपेंडिकुलर वेक्टर। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवा रही थी ना, किसी ने मुझसे पूछा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो भाई मैं अब सिखा देती हूँ। ये वही टाइम है जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं सिखाने वाली हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बेसिकली ब्रैकेट्स को ओपन करना, तो इट वुड बी ओमेगा क्रॉस ओसी प्लस ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर। वास्तव ये ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? मैम अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। हाँ, मैं वो वास्तव को नहीं आ रहा आंसर, ये कैसे हो गया? अरे अपवर्ड्स। मैम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ध्यान थोड़ा। ओमेगा इज एक्टिंग अपवर्ड्स। अच्छा वास्तव फिर से देखो डायग्राम में और बताओ ओसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? मैम अपवर्ड्स। वो भी अपवर्ड्स। ओमेगा भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ओसी वेक्टर भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। वेरी गुड। प्रियांशी अग्रवाल, प्रियांशी, अगर ये दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। हाँ, दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल बात कर रही हूँ मैं तो। 180। नहीं बाबा, एक भी इधर और ये भी इधर। पैरेलल हो जाएंगे तो 0। हाँ हर्ष, 0 डिग्री। बुक सारे पॉसिबिलिटीज बोल दी, लास्ट में बोल रही है प्रियांशी। प्रियांशी फिर से तुमसे ही क्वेश्चन, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। वेरी गुड। सो ओमेगा क्रॉस ओसी वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओमेगा भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ओसी वेक्टर भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। और ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर का करना है, तो ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर में राशि, ये इन दोनों में ओमेगा और आर परपेंडिकुलर में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, ए क्रॉस बी का, प्रिंस पटेल आप मुझे बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अनम्यूट करना पड़ेगा दोस्त। ना ये अनम्यूट ना कर पाए। प्रीत परियानी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैम ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। तो ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर का कितना होएगा? ओमेगा आर साइन थीटा। वेरी गुड। ओमेगा आर परपेंडिकुलर साइन थीटा, और थीटा तो अभी मुझे राशि ने बता ही दिया था ना, इट इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री, सो इट वुड बी ओमेगा आर परपेंडिकुलर साइन 90। ऑलराइट, तो यहाँ तक अभी क्लियर हुआ है, लेकिन क्या इतना लिखना सही है? सोनाली, यहाँ तक चल जाएगा लिखा हुआ ओमेगा क्रॉस आर को? Is this okay to write? निष्ठा, यहाँ तक चल जाएगा क्या? अनम्यूट 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 अनम्यूट। नो मैम, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, सो ओमेगा क्रॉस आर इक्वल्स टू द ओमेगा आर परपेंडिकुलर। नहीं, क्या इज इट ओके ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू ओमेगा आर परपेंडिकुलर लिखूं, वो चल जाएगा? सिर्फ उतना लिखना। नो मैम, उसका फुल डेरिवेटिव तो बाकी। वेरी गुड, बस वही चाहिए था अपने को, उसका डायरेक्शन भी चाहिए अभी हमें। उसके डायरेक्शन के बिना नहीं कर पाएंगे। अरे यार प्लीज, कोई क्यों लिंक मेरी शेयर करता है इधर उधर? मत करो ना शेयर।
लोग आते रहते हैं और वो भी अजीब अजीब नाम से। वी हैव सोनू निगम विद अस। आप लोगों को गाने सुनने हैं क्या उसके? नहीं करो प्लीज, लिंक नहीं शेयर करो प्लीज। ऐसे क्लास में डिस्टरबेंस होता है बार बार, और जो सही लोग होते हैं मैं उनको एंट्री नहीं दे पाती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जिसने भी किया है, आई नो आप क्लास में पढ़ने तो नहीं आए होंगे, पर प्लीज मजे भी मत लो यार। पढ़ने नहीं आए तो मजे भी मत लो अगर कोई लिंक शेयर कर रहे हो तो। ठीक है, ऑलराइट। सो डायरेक्शन के लिए अभी निष्ठा ने हमें बोल तो दिया कि मैम डायरेक्शन भी चाहिए। शैली, ये क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे हम? व्हाट वाज द मेथड? हेलो मैम, आवाज आ रही है? ठीक है ना? नहीं यार, आन्या को याद है क्या? नहीं, आन्या को भी नहीं याद। आन्या, ऐसा ना चले बेटा। मैम कैन आई ट्राई? यस आदित्य। मैम शायद से राइट हैंड थंब। शायद नहीं, वही है, बस फिक्स्ड है। राइट हैंड थंब रूल। शैली याद आया? आन्या, ओह ऐसा थोड़ी ना, भूलना थोड़ी ना होता है ये। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल स्टेट करता था कीप योर राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मेरा फर्स्ट वेक्टर है ओमेगा, चलो रखते हैं ओमेगा की डायरेक्शन में। फिर वी नीड टू कर्ल इट टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर है मेरा, सेकंड वेक्टर है। 1 सेकंड, अभी वही कोई, अगर आप लोग लीव कर जाते हो मीटिंग को, तो व्हाट आई विल डू इज आई कैन नॉट एडमिट यू इन द मीटिंग। मैं लॉक कर रही हूँ मीटिंग। ठीक है, अगर आप में से कोई नेटवर्क इश्यूज की वजह से लीव कर जाता है तो आप लोग एंट्री नहीं ले पाओगे। सो आप अपने फ्रेंड को बोलना वो मुझे चैट के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, तब मैं अनलॉक करूंगी, वरना मैं नहीं लॉक करूंगी, अनलॉक करूंगी। ठीक है, ऑलराइट। सो फिर से मैं बोल रही थी, ओमेगा की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को, फिर कर्ल करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ बाय कंसीडरिंग द स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल मेरा ऐसे होगा, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन में लिख दूंगी इनवर्ड्स। तो अगर मैं फाइनली लिखूं ओमेगा क्रॉस आर, तो मुझे मिला ओमेगा क्रॉस आर is equal to omega r perpendicular inwards। क्या ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है? v is equal to omega r, is that true? yes, हमने ये डिराइव किया हुआ है, वेलोसिटी is equal to omega r, v is equal to omega r। क्या ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है? तो वो भी हमें बताया था कि वेलोसिटी एक्ट्स टेंजेंशियली इनवर्ड्स, v acts tangentially inwards। तो मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का, डायरेक्शन भी वेलोसिटी की। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? v वेक्टर ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू v वेक्टर। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टोरियली। डन। इस सेशन में आपको 2 न्यूमेरिकल्स थे, वो दोनों न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, बट मैं पूरे सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। मौर्य पटेल, आपको 7.3 होमवर्क शीट 7.3 का 14 क्वेश्चन रीड करना है। आवाज नहीं आ रही है मौर्य हमें आपकी? हेडफोन हटा के बात करोगे तो शायद सुनेगा, माइक नहीं काम कर रहा है उसका। खुशी,
हाँ आ जाएगा हमारे आपके बाद आएगा। Find the torque of a force 7 I cap plus 3 J cap minus 5 K cap about the origin. The force vector acts on a particle whose position vector is I cap minus J cap plus K cap. अब हमें टॉर्क निकालना है, F गिवन है, R गिवन है। केशनी व्हाट इज द मेथड, टॉर्क कैसे ढूंढते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। केशनी मैम क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका क्रॉस? F क्रॉस R कर दूं? आर क्रॉस है। R क्रॉस F करना पड़ेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज इट वोंट बी F क्रॉस R, इट वुड बी R क्रॉस F। और हमें क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूज करने के लिए पहले फोर्स वेक्टर गिवन है, पहले फोर्स वेक्टर गिवन। और ये गलती मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट, जिसमें पहला रो होता है आई कैप जे कैप के कैप। वो क्या करते हैं, इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करने होते हैं फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स। मेरा फर्स्ट वेक्टर है आर, वो लोग क्या करते हैं एफ का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका आंसर में चेंजेस पता है क्या आएंगे, प्लस की जगह सब में माइनस, बिकॉज यू गाइज नो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ क्रॉस आर। भले चेंज बहुत छोटा है, मार्क्स सारे के सारे चले जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके आपको, ठीक है। तो भले चेंज छोटा हो या बड़ा हो, आपको ख्याल रखना है आर वेक्टर के कोएफिशिएंट्स ही करना है। 1 - 1 + 1 7 3 - 5 और इसके बाद आपको सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, आपने 7.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसकी जैसे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट, ये आप पूरा आगे सॉल्व करना। 15th क्वेश्चन, श्रेया पटेल रीड कीजिए 15th क्वेश्चन। यस मैम। Determine the angular momentum of a car of mass 1500 kg in a circular track of radius 50 meter with a speed of 40 meter per second. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r p sin थीटा। बट अगर व्हील की मैं बात कर रही हूँ तो व्हील के केस में वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है और r रेडियस के अलोंग है, तो r और p में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा जाएगा r mv sin 90। r की जगह 50, m की जगह 1500, v की जगह 40 और sin 90 का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलता है 3 × 10⁶, है ना, वही है ना, हाँ ठीक है। 3 × 10⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। डन, यही दो क्वेश्चन थे होमवर्क शीट 7.3 में, ठीक है। इस होमवर्क शीट के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, अब वो भी सॉल्व करके आइएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किए, नेक्स्ट टाइम प्लीज सॉल्व करके आइएगा ताकि वो भी आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है। दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट आल्सो, और टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स भी हैं वो हमारे, उनमें से चांसेस है एक आधा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। ऑलराइट, 7.4 पे चलते हैं। 7.3 अब ऑफिशियली पूरा खत्म हो गया है। बाय मंडे आप लोगों को वो होमवर्क शीट सबमिट करनी है गूगल क्लासरूम पे, बाय मंडे। नहीं करोगे तो स्वाति मैम हमारे बहुत एक्टिव हैं, वो आप लोगों को मैसेज शूट करना शुरू कर देंगे। दिवाली से पहले शूटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ध्यान रखना। तो मंडे तक होमवर्क सबमिट कर देना 7.3 का। और अभी तक अगर कोई भी नहीं किया हुआ है होमवर्क तो वो सबमिट कीजिए। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उन बच्चों का नाम बोल देती हूँ। मैं आपको वो नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लास में अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोगों को पता नहीं चल सकता, कैसे चलेगा। अभी तक मेरे पास ये लिस्ट आया हुआ है और हो सकता है आपने दे दिया हो तो आप मुझे बता देना ऐसा। साइंस सिटी में आर्ची पटेल, चार्मी पटेल, हेतवी पटेल, हृदय समदानी, जानवी पटेल, मितांश पटेल, प्रीति शर्मा, प्रियांशी पटेल, राशि पटेल, सोनाली, वरुण एंड यशांश। आप सब लोगों का चैप्टर 7 का कोई भी होमवर्क नहीं आया अभी तक। हृदय तो बहुत खुश हो रहा है कि नहीं आया होमवर्क मेरा।
हृदय खुश हुए होने की बात नहीं है ये भाई, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क सबमिट करना है। और ये लिस्ट सिर्फ साइंस सिटी की नहीं है भाई, मेरे पास, अच्छा वो वाली बैच तो है ही नहीं मैडम, अभी बाकी वस्त्रापुर के बच्चे हैं मेरे पास, तो इनकी भी लिस्ट तैयार करके बताइए ना मुझे, अगर कोई वस्त्रापुर वाला भी बाकी रह गया है तो। मैम वस्त्रापुर का मैं आपको आज शाम तक भेजती हूँ, मैंने उनका देखा नहीं, अभी मेरा साइंस सिटी का कॉलिंग चल रहा है ना, तो वस्त्रापुर का मैंने 2-3 दिन पहले लास्ट अपडेट किया था, तो उसके बाद दिया होमवर्क, तो मेरे पास अभी डेटा नहीं होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है बच गए आज बच्चे। ये जिन के साइंस सिटी वाले बोल रहे मैम बाद में हमें कॉल लगा देते ना, आज ऐसे ही मेरा नाम अनाउंस कर दिया क्लास में आपने, ये बस जो सारे साइंस सिटी वालों को कॉल तो चला ही जाएगा, आधों को चला गया है, 9 जितने बाकी हैं उनको आज चला जाएगा कॉल। अभी देख लो भाई, ऐसा होएगा आप लोगों के साथ भी, तो इट्स बेटर आपको कॉल आए उससे पहले सबमिट कर दो, कॉल आने से पहले ही सबमिट। एंड लेट मी टेल यू, इसको आपको लगता है कि आपको इसके फायदे नहीं मिलेंगे? आप लोगों का दिवाली होमवर्क अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है ग्रुप में, बट वो जब पोस्ट होगा ना दिवाली होमवर्क, आपको पता चलेगा हमने होमवर्क में होमवर्क शीट ही डाल रखी है। होमवर्क आपका होमवर्क शीट करना ही है, अगर आपका रेडी है तो होमवर्क हो चुका है, एंजॉय योर वेकेशन, यू गाइस डिजर्व अ वेकेशन, मैं ये बोलूंगी। जिसने अभी तक सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना वो बच्चा तो डिजर्व करता है, बट अगर जिसने नहीं किया तो वो क्या करेगा? वो दिवाली में भी काम करता रहेगा, घर का काम अलग और ये इधर ट्यूशन का काम अलग, ठीक है। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, आई वुड से, ठीक है, ये खत्म कर दो अपना। ऑलराइट, निशित क्या डाउट है आपका? मैम ये टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम वाला आपने करवाया मैम? हाँ ये डेरिवेशन करवाया था ना, टाउ इज इक्वल टू dl by dt, लास्ट टाइम नहीं करवाया मैंने? मेरे साइड मतलब लास्ट में इंटरनेट इशू थे तो शायद मैंने नहीं किया होगा। ये मुझे बता रहे हैं ये लोग, अगर नहीं करवाया तो करवाया था क्या? टीशा केशनी ये लोग तो बहुत एक्टिव रहते हैं क्लास में, करवा दिया था ना मैंने? यस मैम करवाया था। हाँ ठीक है, तो वो पूरा सेशन हो चुका है निश्चित, सिर्फ एक ही डेरिवेशन बाकी था, वो मैंने अभी करवा दिया। अब हम 7.4 स्टार्ट करते हैं। तो 7.4 में आपका जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे दो टाइप के मोशन थे ना, वैसे ही दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेशन 5.3 अगर आपको याद हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस पे, सबसे हैवी सेशन था चैप्टर 5 का वो, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे और बैलेंस करवाना था। जब मैं आपको बताऊं t-20 इज इक्वल टू 2a लिखते थे आप, t+20 इज इक्वल टू 5a, ऐसा कर करके लिखते थे। वो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस थे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में हो। तो हम क्या बोलते थे उस टाइम, क्या डेफिनेशन दिया था हमने इक्विलिब्रियम का? यस निशित। मैम इक्विलिब्रियम वो कंडीशन थी जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस का नेट सम 0 होता था। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन थी जब बॉडी पे नेट सम ऑफ फोर्सेस 0 था। वेरी गुड निशित, एक्सटर्नल फोर्सेस, वेरी गुड। एक्सटर्नल इंटरनल सब 0 होना चाहिए। तो नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस जब 0 हो उसको हम उस टाइम बोलते थे इक्विलिब्रियम। अब हम सिंस एक लेवल ऊपर चले गए हैं लाइफ में, तो हम बोलेंगे इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दिस वुड बी नोन एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल फोर्सेस में कौन सी? अब ऊपर लगने वाली फोर्सेस, नीचे लगने वाली फोर्सेस, लेफ्ट में लगने वाली फोर्सेस, राइट में, आगे पीछे, कहीं पे भी फोर्स लग रहा है, अगर सारी फोर्सेस का सम 0 है, then the body is said to be in translational equilibrium। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट इज नॉट मूविंग, बॉडी इज नॉट मूविंग। प्रथम मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है, अगर आप उसी के लिए हैंड रेज कर रहे हैं तो ओके मैम, एंड लेट हिम नो मैंने अनलॉक कर दिया है। ऑलराइट, सो summation of all the forces must be equal to 0
In that particular case, the body is said to be in translational equilibrium and no force will be acting. The body won't be moving in that case. Next, rotational equilibrium. अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को करवाना जिम्मेदारी थी फोर्स की. What is the cause of rotational motion? Adit, what is the cause of rotation? मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या डेफिनेशन बताओ? नहीं, मैं पूछ रही रोटेशनल मोशन किसकी वजह से होगा? मैम टॉर्क की वजह से. वेरी गुड. तो अगर मैं बोलूं summation of all the torques is equal to 0, then the body is said to be in rotational equilibrium. Summation of all the forces torques is equal to 0, body is said to be in rotational equilibrium. मतलब ऐसा होगा ना बॉडी मूव कर रहा है ना बॉडी रोटेट कर रहा है. तो ऐसे तो बहुत चीजें होती है. देखो आपके अराउंड में कितनी चीजें होगी. अभी जैनम के पीछे जो फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं, क्या वो मूव कर रहे हैं? क्या हवा में अपने आप उड़ने लग गए? क्या नहीं. क्या घूम रहे हैं? क्या चलते चलते चक्कर खाने लग गए? नहीं. तो दे आर इन बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट. ऐसे आपके अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जब जो दोनों इक्विलिब्रियम में हो, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी. जब ये दोनों इक्विलिब्रियम साथ में एक्ट करते हैं ना, कि नो फोर्स इज एक्टिंग एंड नो टॉर्क इज एक्टिंग, उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. Such an equilibrium is known as mechanical equilibrium. मैम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की मतलब डेफिनेशन फिर से एक बार बोले तो? When there is no torque acting on the object, the object is said to be in rotational equilibrium. मतलब टॉर्क का सम 0 होना चाहिए ना? हाँ, नेट टॉर्क का सम 0. नेट टॉर्क मस्ट बी 0. और मैम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना मैकेनिकल? हाँ, ये दोनों जब साथ में एक्ट करते हो ना तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. यस वासव. मैम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैम डिफरेंस क्या है मैम उनके कॉज के सिवा? डिफरेंस ये है कि दो टाइप के मोशन हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किए. जब दोनों टाइप के मोशन नहीं हो रहे हो ना, उसका इक्विलिब्रियम बन जाता है. जैसे जब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है. जब रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है. और दोनों ही नहीं हो रहे हो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है. यस मैम. ऑलराइट. सो अब ऐसा भी हो सकता है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में ही एक्ट होंगे. ऐसा हो सकता है कि बॉडी सिर्फ मूव कर रहा हो, रोटेट ना कर रहा हो. जैसे ये पेन है मेरे पास, मैं इसको इधर 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 लेकर जा रही हूँ. क्या मूव रोटेट कर रहा है क्या? ये नहीं, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है. This sketch pen is in rotational equilibrium but not in translational equilibrium. अच्छा, दूसरा भी हो सकता है. मैंने पेन लिया, इसको बीच से फिक्स कर दिया. जब मैंने फिक्स किया ना, अब मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, इस पॉइंट के अबाउट मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, तो वो घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है, बट इट इज नॉट इन ट्रांसलेशनल मोशन. मतलब इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है. खाली घूमे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, खाली मूव करे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और दोनों ही ना करे, रेस्ट पे रहे, तो बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, जिसको हमने नाम दे दिया है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. ऐसे केसेस हो सकते हैं. ऐसे केसेस का एक केस स्टडी मैं आपको करवाती हूँ अभी, जिसमें मैं एक बार लूंगी और उसमें दो तरीके से फोर्स अप्लाई करूंगी. केस 1, ये मेरा मेटालिक बार मैंने लिया. ये बार इज नथिंग बट अ स्केच पेन, ऐसा मान के चल लो. कोई रॉड है, रॉड पे फोर्स लग रहा है, एक F इधर और दूसरा F इधर. दो फोर्सेस लग रहे हैं इस रॉड पे. बेसिकली अगर मैं स्केच पेन लूं तो बेसिकली यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ इन दोनों पॉइंट्स पे. ठीक है. ऐसा कंडीशन है. और ये अपने बीच वाले पॉइंट पे के अराउंड मूव करेगी. अगर रोटेट करेगी तो अपने बीच वाले पॉइंट के अराउंड, सेंट्रल पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी. ठीक है.
ये पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर मैं आपको दिखाऊं तो केस 2, ये मेरा मेटालिक बार, सेम मेटालिक बार है, लेकिन इस केस में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं एक F इधर और दूसरा F इधर, एक F इधर और दूसरा F इधर, एक ऊपर की तरफ लग रहा है और दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है। ये वो वाला केस है, ऐसे वाला, ठीक है। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर केस की मैं बात करती हूँ। व्हाट इज द नेट सम ऑफ फोर्सेस? वरुण, आप बताइए मुझे, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस मेटालिक बार? 2F। वेरी गुड, सिंपल है। दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है, नेट फोर्स वुड बी F प्लस दैट वुड बी 2F, राइट? प्रीत, आप मुझे बताओ इस केस में नेट फोर्स कितना? जीरो। वेरी गुड। एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स वुड बी 0। तो इस केस में 2F, इस केस में 0। क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है? प्रियांश, इज दिस मेटालिक बार इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? यस मैम। क्वेश्चन के लिए यस बोल रहे हो या आंसर दे रहे हो? पूछ रहा हूँ, क्या पूछा? क्वेश्चन ये है कि इज दिस मेटालिक बार जिस पे 2F फोर्स लग रहा है, क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? नहीं। क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है? यस मैम। गुड। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, और इधर हम बता रहे हैं कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अभी यहाँ तक एस्टैब्लिश कर दिया मैंने। आगे चलते हैं थोड़ा और। मैं अब ये फोर्सेस को उठा के ऊपर की तरफ डिनोट कर दूं तो कोई किसी को तकलीफ है क्या? वेक्टर्स फ्री होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड को उठा के मैंने ऊपर रख दिया, सेम फोर्स को उठा के ऊपर रख दिया। लग अभी भी इस पे रहा है, बट रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कर रही हूँ, चलेगा? वो तो वो चलता है अपने को, लग अभी भी ऐसे ही रहा है। अच्छा, इसके सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक का जो वेक्टर मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ R। इट इज R वेक्टर। कि सेंट्रल पॉइंट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, वहां से मैंने इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर देखा तो R वेक्टर आ रहा है। पोजीशन वेक्टर अब यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हो जाएगा। रहेगा यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हो जाएगा। तो मैं इसको भी लिख देती हूँ R वेक्टर अभी के लिए, ठीक है। दोनों साइड R वेक्टर एक्ट कर रहा है। मुझे फाइंड करना है टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स tau 1, देन टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स tau 2। मुझे टॉर्क का फॉर्मूला केशिनी ने बताया था R क्रॉस F। हम सबको उस टाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इट वाज R क्रॉस F। तो R क्रॉस F के हिसाब से RF sin थीटा उसका मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन हम ढूंढ सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, राइट? सो मानस, यू टेल मी RF इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैम R क्रॉस F मैग्नीट्यूड मैम RF sin थीटा कितना होगा? थीटा मैम 90। तो RF sin 90। डायरेक्शन हम ढूंढेंगे राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन हम ढूंढेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ये मेरा राइट हैंड मैंने R वेक्टर की डायरेक्शन में रखा, F वेक्टर की तरफ कर्ल कर रही हूं। देखो F वेक्टर की तरफ कर्ल कर रही हूं, अरे बहुत घूमना पड़ा यार। सही है क्या ऐसा कर्ल करना? इज इट राइट? नो, व्हाई नॉट? टीशा, व्हाई नॉट? मैम उसको डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों? अरे ऐसा मैंने R किया, F की तरफ जाने के लिए बहुत घूमना पड़ा यार। बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना, बहुत घूमना पड़ेगा मैम, हाथ में दर्द होने लग जाएगा, ऐसा रीजन है? हृदय हाँ भी बोल रहा है मैम, यही रीजन है, हाथ बहुत दुख रहा है ऐसे घुमाने में। क्या हृदय, क्या रीजन है? We take into consideration the smaller angle. We take into consideration the smaller angle. Very good. कि ये एंगल जो है ये पूरा 270 डिग्रीज है,
और ये वाला जब मैं इसको ऐसे कर्ल करूंगी ना आर क्रॉस एफ करके, ये 90 डिग्री ही है भाई, मैं तो छोटा एंगल ही लूंगी ना, तो आर क्रॉस एफ, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब अगर थंब इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, मैं इसको डायरेक्शन दे देती हूँ माइनस के कैप। आई होप किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। माइनस के कैप, ये मैंने टाउ के ऊपर लगा दिया एरो हेड, ताकि लोगों को पता चल जाए ये मेरा वेक्टर है, नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी नहीं है। हम आई जे के कोई भी दे सकते हैं ना? हाँ कोई भी दे सकते हैं, बट मेरे कंसीडरेशन के हिसाब से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर निकलता हुआ जेड एक्सिस, तो उसके हिसाब से नीचे माइनस के कैप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और कौन बताएगा? जैनब, जैनब ने कोई आंसर नहीं दिया, जैनब अभी आंसर देगा। जैनब, इसका मैग्नीट्यूड टाउ 2 का मैग्नीट्यूड इस फोर्स का RF sin 90। वेरी गुड, RF sin 90। इस केस में भी हम क्या यूज करेंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए? राइट हैंड रूल। वेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। R वेक्टर ऐसे लिया, अब तो आप नहीं बोलोगे ना मैम इसको ऐसे कर्ल करो, नहीं ना, कर्ल करना पड़ेगा। R वेक्टर क्रॉस F, R क्रॉस F, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अगर मैंने नीचे माइनस के कैप लिया था, तो ऊपर की डायरेक्शन में मेरे को क्या लेना पड़ेगा? प्लस के कैप। यहाँ पे आ जाएगा प्लस के कैप। और कोई मुझसे एरो हेड टॉर्क नेट, कोई मुझसे पूछे टाउ नेट कितना, मैं बोलूंगी दोनों को ऐड कर दो, टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो ये आ जाएगा आर एफ माइनस के कैप प्लस आर एफ प्लस के कैप, आर एफ माइनस के कैप, आर एफ प्लस के कैप। कितना आया भाई नेट टॉर्क? 0। नेट टॉर्क इज 0। प्रियांश, फिर से क्वेश्चन तुमसे ही है, क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? यस मैम। यस, इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि द बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम but it is in rotational equilibrium. The body is not in translational equilibrium but it is in rotational equilibrium. मैम मतलब आइदर ऑफ द वन इक्विलिब्रियम में रहेगा बॉडी? कोई जरूरी नहीं है, मैंने केस स्टडी लिया है, मैंने स्पेशल केस लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। दूसरी साइड भी आ जाते हैं, फटाफट खत्म करेंगे, ये वाला भी टॉर्क वाला पार्ट पूरा यहाँ पे भी खत्म करना है। मैंने फोर्सेस को वापस ऐसे लिख दिया है, इधर F और इधर नीचे F लग रहा है, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट घूमने वाला है, ये R वेक्टर इधर और ये R वेक्टर इधर, ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताना है टाउ 1 वेक्टर, तो आप लोगों ने जो नॉलेज यूज किया था मैं भी वही कर रही हूँ। टाउ 1 इज इक्वल टू RF sin 90 and similarly tau 2 will also be equal to RF sin 90. I hope सब लोग अग्री करेंगे मेरी इस बात से, ये सेम ही रहेगा, राइट। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, पहले इस फोर्स का करते हैं, तो R वेक्टर इधर, F वेक्टर ऊपर, R क्रॉस F, हम इस पॉइंटिंग इनवर्ड्स, ये आ जाएगा माइनस के कैप। इधर देखते हैं, R वेक्टर इधर, F वेक्टर नीचे की तरफ, R क्रॉस F, थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, इधर भी डायरेक्शन आ जाएगा माइनस के कैप। टाउ नेट इज इक्वल टू RF माइनस के कैप प्लस RF माइनस के कैप, दैट वुड बी 2RF माइनस के कैप। क्या टॉर्क 0 है? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 0। प्रियांश, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ भाई? हाँ, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैं लिखूंगी द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। The body is in translational equilibrium but not in rotational equilibrium. मैं यहाँ पे आपको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती हूँ। ये पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल।
जो इक्वल लगती है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट होती है डायरेक्शन में, और दो अलग अलग पॉइंट पे लगती है ऑब्जेक्ट के, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल। इसके बारे में और क्या क्या हमें जानना है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या, वो नेक्स्ट क्लास में। हम आप आर की बात करो या क्या? नहीं, आर की फोर्सेस की बात कर रही हूँ, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है इनको बोलते हैं कपल, ठीक है। ये भी अब नॉर्मल कपल्स की तरह ही है कि एक ऊपर जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा, ऐसा ईस्ट वेस्ट जैसा, राइट। वहां सबको बहुत हंसी है, वहां नहीं मैम ऐसा नहीं होता है। ऑल राइट, चलिए आज का क्लास हम